दोस्तों नमस्कार। 2014 से इस देश ने जो कुछ देखा, 2025 के बाद वो सारी चीजें बदल जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को जो पाठ डेवलपमेंट का दिया, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में भारत के बढ़ते हुए कदम को दिखलाया गया, सब कुछ बदल जाएगा। जो उम्र थी 2014 में शुरू हुई, वो कम से कम आर्थिक नीतियों को लेकर और इस देश के भीतर किस तबके को कितना लाभ देना है, ये पूरी सोच 2025 के बाद बदल जाएगी। क्योंकि सरकार ने अपनी स्क्रिप्ट बदल दी है। सरकार इससे पहले जिन परिभाषाओं को गढ़ती चली गई, वो तमाम परिभाषाएं अब खत्म हो चली है। बिल्कुल नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। वो स्क्रिप्ट इस देश के शेयर बाजार को लेकर हो, वह स्क्रिप्ट इस देश के सरकारी बैंकों को लेकर हो, वह स्क्रिप्ट लोगों से टैक्स लेने वाली जीएसटी को लेकर हो, वह स्क्रिप्ट इस देश के भीतर जो प्राइवेट सेक्टर मोबाइल सेक्टर में है उससे हटकर सरकारी तामझाम के साथ सरकार भी ऑपरेटर हो सकती है, इसका ऐलान भी आज कर ही दिया गया। सब कुछ बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं। जो किसानों के लिए मंडियां थी, उन मंडियों से हटकर किसानों को अब किस तरीके से लाभ दिया जाए, इसके लिए पीएमओ में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस देश में जो भी लाभार्थी योजनाएं थी, उस लाभार्थी योजना के समानांतर इस देश के भीतर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और जिन क्षेत्रों को उत्पादन से जोड़ा जाए, कम से कम उसे लाभ तभी दिया जाए जब वो गारंटी दे दे कि वह उत्पादन के क्षेत्र में आएगा। यानी वो कॉरपोरेट हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, सारी स्क्रिप्ट बदली जा रही है। और इस स्क्रिप्ट को बदलने के पीछे क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता पर मंडरा रहा वो खतरा है, जो इस देश के हर प्रांत में अब खुलकर नजर आने लगा है। सब कुछ आप जेनजी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं और यह भी नहीं कह सकते हैं कि दरअसल कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक साजिशें हैं जिसके आश्रय इस देश के भीतर लोगों का आक्रोश फूट रहा है। दरअसल जब आपके हाथ से कमान, वह भी अर्थव्यवस्था को लेकर निकल जाती है और अर्थव्यवस्था को संभाले हुआ कॉरपोरेट और उसके अपने नेटवर्थ की स्थितियां सरकार की आर्थिक नीतियों से मेल ना खा रही हो, तो परिस्थितियां तो नाजुक होंगी। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री इसीलिए इस वक्त स्वदेशी का राग गा रहे हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री इस वक्त जो सरकारी बैंक हैं उसमें जो केंद्र की भागीदारी यानी सरकार की जो भागीदारी है, उसको वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के हाथों बेचने को तैयार हो गए हैं? जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो चाहे शिप के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, चाहे इस दौर में चीन के साथ बनते हुए संबंधों को लेकर ही क्यों ना हो, सब कुछ यूं ही सामान्य परिस्थिति है या बिल्कुल हटकर है? एक एक कदम पे हर परिस्थिति आपको बदलती हुई आज दिखाई देगी। वजह बहुत साफ है। जिस उम्मीद और आस के आश्रय सरकार भी 2014 से इस देश में जो भी पगडंडी बना रही थी, वो पगडंडी इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या फिर जियो पॉलिटिक्स या फिर मौजूदा वक्त में सरकार के हाथ से अपनी ही नीतियों का फिसलना खुलकर सामने आने लगा है। इसीलिए अमेरिका में जैसे ही फार्मा सेक्टर में 100% टैक्स का ऐलान होता है, शेयर बाजार में हड़कंप मच जाता है। एक झटके में 800 पॉइंट सेंसेक्स नीचे चला जाता और पता चलता है लाखों करोड़ रुपए डूब गए। जिस क्षेत्र में अमेरिकी पॉलिसी बनती है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, वो अपने हाथ खींचते चले जाते हैं। आखिर सरकार भी कितना पैसा इस देश की सरकारी संस्थाओं का जो जनता के जरिए लगा हुआ है, उसको कितना शेयर बाजार में झोंकती चली जाए और सेंसेक्स के आंकड़ों को बरकरार रखने की परिस्थिति में खुद को लाकर खड़ी करती चली जाए और बताए कि इकोनॉमी सही है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक शुरुआत करते हैं हम एक तस्वीर से। यह तस्वीर लेह की नहीं है, यह तस्वीर उत्तराखंड की नहीं है, यह तस्वीर
बिहार या उत्तर प्रदेश की भी नहीं है। इन तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ युवा हैं और इतनी बड़ी तादाद में युवा हैं। और यह तस्वीर कर्नाटक की है, कर्नाटक के धारवाड़ की। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। सरकार यह कहकर बच सकती है कि देखिए यह कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक है और कांग्रेस इस दौर में युवा, छात्र और जेनजी के आंदोलन को खोज रही है। जी नहीं, दरअसल सरकार की नीतियां ही कैसे इस दौर में जनता के जहन में अब यह सवाल को खड़ा कर चुकी है कि जो 2014 के बाद विकास का मॉडल, बिजनेस मॉडल के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को चला रहा था, अब वो खतरे में है। और इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर या उत्पादन को लेकर या इस देश में रोजगार को लेकर कोई व्यवस्था सरकार ने की ही नहीं। उसे तो लगता रहा कि बैंक भरे पड़े हैं, खजाना भरा पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के तमाम देश भारत को एक बाजार मानकर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और भारत के शेयर बाजार से भी लाखों करोड़ों विदेशी कंपनियां बना ही रही है, तो खतरा किस बात का। और फिर अमेरिका साथ खड़ा है, डॉलर के आसरे भारत का बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर मुनाफे में लगातार झूल रहा है, अरबपतियों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं है। उसकी जो उम्र थी वो 2024 में पूरी हो गई। लेकिन ये हालात क्यों आ गए जो कर्नाटक का चेहरा हमने आपको अभी दिखाया, या फिर लेह का जो चेहरा था, उत्तराखंड का जो चेहरा उभर कर आया, जो बिहार के भीतर छात्र निकल कर आया। हमें लगता है ये सरकारी नीतियों के आसरे, सरकार की इकोनॉमी कॉरपोरेट के आसरे जैसे चलती थी, उसका एक प्रयोग आज प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री आज उड़ीसा के जासुगोड़ा में थे और वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया कि अब हम स्वदेशी स्पेक्ट्रम बनाने में सक्षम हो गए और दुनिया के जो अलग अलग 4 देश हैं, अब हम उस 5वें देश के तौर पर हैं। चाइना, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और स्वीडन वही हैं जो देसी तौर पर स्पेक्ट्रम बना पाते हैं। तो अब हम स्वदेशी स्पेक्ट्रम के जरिए बीएसएनएल को 4G से लैस कर रहे हैं। इसी को लॉन्च करने प्राइम मिनिस्टर मोदी जासुगोड़ा पहुंचे थे। लेकिन पन्ने तो आपको पुराने पलटने होंगे और इन पन्नों के आसरे जरा सोचिए, इस देश में 4G स्पेक्ट्रम 2016 में लॉन्च किया गया था। बीएसएनएल इस देश का सबसे पुराना जो 2000 में लॉन्च हुआ था और 2002 में वो मोबाइल सर्विस में आया था। वो टॉप पर हुआ करता था, लगभग 1,70,000 कर्मचारी थे। उसमें जो अपने तौर पर इतनी बड़ी तादाद थी, उसमें बीएसएनएल मोबाइल सेवा जब लॉन्च हुई तो 2 बरस के भीतर वो नंबर 1 हो गया और स्थितियां इतनी व्यापक होती चली गई कि वो लाभालाभ में लगातार रहा। लेकिन 2016 में जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी थी तो बीएसएनएल को उस नीलामी में जाने से मौजूदा सरकार ने रोक दिया। सरकार अपने तौर पर उस दिशा में जा नहीं रही थी, तो बीएसएनएल के अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 17 लेटर लिखे गए। वो तमाम पत्र फाइलों के जरिए दफ्तर दर दफ्तर घूमते रहे। आगे फाइल बढ़ी नहीं और 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाया बीएसएनएल को। उस दौर को याद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जियो ने लॉन्च की, यानी जियो लॉन्च हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ। और जो जानकारी उस वक्त निकल कर आई कि बीएसएनएल की जमीन जो देश भर में है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ की है। जो उसके पास टावर्स हैं उसकी अगर कीमत लगाई जाए तो वह 20,000 करोड़ के टावर्स बीएसएनएल के पास है। तकरीबन 64,000 करोड़ के उसके पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिसकी लंबाई 8 लाख किलोमीटर की है। यानी कमाई भरपूर हो सकती है, इस देश के भीतर गांव गांव तक वो पहुंच सकती है। और फिर जियो किस तर्ज पर आगे बढ़ा, प्राइवेट सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, सरकार अपने तौर पर जो ऑपरेटर थी बीएसएनएल की उसने पैर पीछे खींच लिया। और संयोग देखिए, इतने बरस के बाद यानी 9 बरस के बाद आज 4G से बीएसएनएल को
जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, चकाचौंध में समाये हुए थे, बतला रहे थे देखिए हम कितने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर वही सवाल था। 2014 से 2024 क्रोनी कैपिटलिज्म से एक कदम आगे कॉरपोरेट के साथ खड़े होने का दौर था, कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने का दौर था। और उस दौर में वेस्टर्न इकोनॉमी, वेस्टर्न कंट्रीज की पूंजी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, अमेरिका के साथ रिश्ते, सब कुछ चल रहे थे। लेकिन अब जब डगमगाए हैं तो फिर नई स्क्रिप्ट लिखी गई और स्वदेशी को याद करते हुए 9 बरस पहले जो होना था उसको आज करने की दिशा में सरकार नींद से जागी। ठीक वैसे ही नींद से जागी जैसे 2017 में जब जीएसटी लॉन्च किया गया था और आधी रात में दूसरी आजादी का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। तब भी यह सवाल था कि जीएसटी के जरिए जनता पर इतना बोझ आप टैक्स का क्यों डालेंगे। और उसके बाद 8 बरस के बाद सरकार जागी, क्योंकि 2014 की इकोनॉमिक पॉलिसी, कॉरपोरेट पॉलिसी, नेटवर्किंग, नेटवर्थ कॉरपोरेट का, क्रोनी कैपिटलिज्म से आगे के कदम, दोस्तों के लिए काम करना, यह सारी परिस्थिति 2025 में आकर बदल गई। तो जीएसटी को भी बदल दिया गया। इसीलिए यह जो तस्वीर है, जो हमने आपको कर्नाटक की तस्वीर दिखाई, आज भी वो लगातार आज सड़कों पर खुलकर नजर आए और इस तादाद में थे। उनके भीतर वही सवाल है जो इस देश के भीतर तकरीबन 5.5 करोड़ युवाओं के भीतर सवाल है, क्योंकि उनमें से 2 करोड़ छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम रोजगार दफ्तर में दर्ज कराए हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह ऐलान किया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको इंटर्नशिप मिलेगी, उनकी तादाद भी इसमें 1 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए कर्नाटक की जो तस्वीर आपने देखी, उसकी दूसरी तस्वीर आप आज की देख लीजिए। ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣಾಗಬೇಡಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಹೋಗಿ. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಿ. ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ असल में जीएसटी एक प्रतीक है इस देश के भीतर आम जनता पर टैक्स का बोझ कैसे डाला गया और कैसे वसूली हुई। बीएसएनएल एक प्रतीक है कैसे पब्लिक सेक्टर की एक यूनिट को इसलिए बर्बाद करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए क्योंकि कॉरपोरेट और अपने मित्र कॉरपोरेट को लाभ कैसे पहुंचाया जाए और उसका सब कुछ कैसे इस देश के प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथ में दे दिया जाए और उसके जरिए वो लाभ कमाए और इस देश की जनता लगातार सरकार को पैसा कॉरपोरेट के माध्यम से देती चली जाए और कॉरपोरेट उसमें से बड़ी पूंजी पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर जो पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए चुनाव में सरकार को मदद करे, उस दिशा में चलती चली जाए। हमारी टीम ने इसमें काम किया। दरअसल ये एक प्रतीकात्मक चीजें हैं क्योंकि इस देश के भीतर लगभग 39 ऐसे क्षेत्र हैं जो इस देश में पब्लिक सेक्टर इससे पहले काम कर रही थी 2014 से पहले। वो हो सकता है आपके जहन में सरसों तेल बनाने की कंपनी हो, इस देश के भीतर रिटेल सेक्टर हो, इस देश के भीतर पावर सेक्टर हो, इस देश के भीतर स्टेडियम हो, इस देश के भीतर माइनिंग का सेक्टर हो, इस देश के भीतर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो वेयर हाउसेज होते हैं उसको जोड़ने का काम हो। जो भी सरकार काम कर रही थी सब कुछ कैसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करते चले गए और बीते 11 वर्षों में इस देश के भीतर जो रोजगार दोनों क्षेत्र में व्हाइट कॉलर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुआ एक रोजगार का हिस्सा हो, लगभग 11.5 करोड़ लोगों की नौकरियां इस दौर में या तो छिन गई या डगमगा गई या फिर उनके पास कोई काम नहीं बचा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जब आप प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं तो 11.5 करोड़
अगर पब्लिक सेक्टर के जरिए काम हो रहा था, जिसमें जिक्र हम अगर बीएसएनएल का भी कर रहे हैं आपसे कि 1,70,000 कर्मचारी थे, एक झटके में वीआरएस प्लान उनके लिए लाया गया, बड़ी तादाद में वीआरएस दे दिया गया और आखिर में बचते बचते 35,000 कर्मचारी बचे। यह प्रक्रिया इस देश के भीतर जिस तर्ज पर लाई गई, उसमें रोजगार देना तो दूर, रोजगार छीनने की परिस्थिति और उसकी एवज में कमाई इस देश में जो चलती चली गई, उसी का परिणाम आया कि रोजगार बना नहीं। और रोजगार जो नहीं बना और रोजगार जो छिन गया, अगर इन दोनों के बीच आप खड़े होंगे तो जो हम आपको 5.5 करोड़ बेरोजगारों की स्थिति इस देश की बतला रहे हैं, उससे हटकर खतरनाक स्थिति यह है कि इस देश के प्राइवेट सेक्टर्स ने जो रोजगार उन्हीं पब्लिक सेक्टर से अलग अलग क्षेत्रों में जो काम सरकार के माध्यम से उसे मिलता चला गया, उसमें रोजगार जो मिला वो तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच ही रहा। यानी 9 से 10 करोड़ फिर भी कम है। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश में आ गई कि पुरानी पीढ़ी के सामने मुश्किल, नई पीढ़ी के सामने रास्ता कुछ नहीं बच रहा है। और शायद प्रतीकात्मक तौर पर इसीलिए पहली बार उत्तराखंड में बेरोजगार संघ बनकर खड़ा हो गया। और बेरोजगार संघ में कौन दिशा निर्देश दे रहा है? वह पुरानी टीम जो 2014 में काम कर रही थी। अब वो सड़क पर छात्रों के सामने और कह रही है कि अब लड़े बिना कुछ नहीं होगा। यह कोई जेनजी की स्थिति नहीं है, यह इस देश के फेल होती इकोनॉमी की एक तस्वीर है। बड़े बुजुर्ग आकर भाषण दे रहे हैं, युवा सुन रहे हैं। अपने ही माता पिता के हालात को इन युवाओं ने देखा है। इस तस्वीर को देखिए जिससे आप समझ जाएंगे देहरादून की यह तस्वीर है जो आज ही की है और किस तर्ज पे बताया जा रहा है बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा और बताना पड़ेगा बेरोजगार संघ क्यों बनाया गया है। छात्र आंदोलन किया है और बड़ी बड़ी मांगों को मनवाया है और बड़े बड़े नेताओं को हमने झुकाया। तो इसलिए ये आंदोलन देख के, आंदोलन की धार देख के मुझे लगता है कि आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, आंदोलनकारी छात्र। तो उसी नाते मैं आपके बीच में आपका सहयोग करने, समर्थन करने आया हूँ। और लड़ाई बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन लोगों ने बड़ी बना दी है। क्या बात है, दोबारा क्यों नहीं करा सकते परीक्षा, सीबीआई जांच क्यों नहीं करा सकते? ये तमाम सारी बातें हमको इतना कष्ट में डाल के मांगे मनवाने से तो अच्छा है कि मति आए, सुमति आए हमारे नेताओं को, हमारे हुक्मरानों को, और वो जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी करें ताकि हम अपने घर पर जाके अपना काम कर सकें। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। बिना लड़ाई लड़े मिलने वाला कुछ नहीं है। किसी भी देश को चलाने के लिए नई पीढ़ी ही तैयार होती और नई पीढ़ी अगर सड़क पर है और उसके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने आंखें बंद कर ली हैं, तो फिर मानकर चलिए कि इकोनॉमी सरकार के हाथों से खिसक रही है। और इसका सबसे बेहतरीन पैमाना शायद इस वक्त सरकारी बैंकों को लेकर सरकार की नई नीतियां बनने की दिशा में नौकरशाही जो कागज पर कलम खींच रही है वो बतलाती है, और साथ ही जो शेयर बाजार में हो रहा है उससे भी बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। सवाल यह नहीं है कि इस दौर में सिर्फ और सिर्फ रुपया सबसे कमजोर हो गया, डॉलर सबसे महंगा हो गया, सोना पूरे कुलांचे मार रहा है, चांदी की कीमत भी आम लोगों के हाथ से निकल रही है। इस शेयर बाजार को बचाने की परिस्थिति को अगर आप समझें तो सिर्फ इस महीने तकरीबन 15,000 करोड़ के लगभग विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया है। उसको बचाने के लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने पैसा डाला। इससे पहले अगस्त के महीने में तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाला था। उस शेयर बाजार को बचाने के लिए भारत के घरेलू निवेशक जो थे 94,828 करोड़ रुपए उन्होंने उस शेयर को खरीद लिया, यानी बचा लिया। लेकिन कल जब फर्मा सेक्टर गिरना शुरू हुआ तो घरेलू सेक्टर ने भी यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि अब इसके बाद तो
अगला संकट जेनरिक फर्मा पर आने वाला है, जो ब्रांडेड से शुरू हुआ है। और इन सब के बीच अमेरिकी रुख खुले तौर पर बतला रहा है और भारत के कॉरपोरेट को चिता रहा है। आप किस दिशा में जाएंगे, आप जिस भी दिशा में जाएंगे वहां पर आप बिना पश्चिमी देशों की करेंसी और डॉलर के आश्रय उससे हटकर आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। बिजनेस आप चीज के साथ कर लीजिएगा, लेकिन आपका अपना जो पूरा नेटवर्थ है और जो पूरा दस्तावेज आपने इस दौर में बीते 11 वर्षों में खड़ा किया, सब कुछ ढहढहा कर गिर जाएगा। कॉरपोरेट सचेत है, छोटे मोटे बाजार तो खोज रहा है, लेकिन अब उसे लगने लगा कि सरकार जिस दिन खुले तौर पर यह ऐलान कर देगी कि उसकी नीतियां अब एशियाई देशों के साथ है, उसमें चीन और रशिया है, अब वो अमेरिका के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, तो स्थितियां और नाजुक हो जाएगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्वदेशी का जिक्र कर रहे हैं। वो जान तो रहे हैं कि दरअसल रास्ते बंद हो रहे हैं, लेकिन वह इकोनॉमी जो इससे पहले कॉरपोरेट के आश्रय चलती थी, कॉरपोरेट को लाभ देकर, टैक्स में माफी देकर, ऐसी परिस्थिति इस देश में बीते 11 बरस में ही आई जब कॉरपोरेट से जो टैक्स वसूली होती है वह इस देश के इंडिविजुअल इनकम टैक्स की वसूली से कम हो गई। यानी जिस कॉरपोरेट के पास इस देश के तमाम संसाधनों का तकरीबन 60% हिस्सा है, उससे जो टैक्स वसूली होती है वो जनता की इनकम टैक्स जो उसकी कमाई के जरिए होती है उससे भी कम हो गई। इतनी रियायत दी गई। अब स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है, लेकिन स्क्रिप्ट आप नई कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी या जासूगोड़ा में थे। जरा देख लीजिए इस तस्वीर को, यह पॉलिटिकल तस्वीर है या इस देश की राजनीतिक त्रासदी से जुड़ी हुई तस्वीर है, या यह तस्वीर दरअसल सारे गड़बड़ियों को ढांक कर यह बताने की कोशिश है कि सब कुछ मंगलमय है। आप कह सकते हैं उत्साह है, उल्लास है, गीत है, संगीत है, प्रधानमंत्री की रोड शो है, सब कुछ तो है, पुराना जैसा ही तो है जैसे 2014 में था। जी नहीं, इस देश के भीतर में जो डिसइन्वेस्टमेंट था उससे जितनी कमाई होनी थी नहीं हो पाई। इसीलिए उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का दौर आया और प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो इस देश के कॉरपोरेट थे उनका नेटवर्क तो बढ़ते चला गया, लेकिन यह देश कम से कम बहुसंख्य जनता को लेकर कमजोर होता चला गया। तीसरे स्टेज में सरकार ने और पल्ला झाड़ा और मोनेटाइजेशन की दिशा में वह बढ़ गई। यानी हर मंत्रालय का जो भी काम सरकारी स्तर पर होना था वो तमाम काम प्राइवेट सेक्टर के जरिए कमाया गया और उसमें कहा गया कि दरअसल एक आंकड़ा तय कीजिए। मसलन 2022 से 2026 तक 6 लाख करोड़ का एक आंकड़ा था, लेकिन 2025 आते आते सत्ता हाँफने लगी, सरकार हाँफने लगी। 6 लाख करोड़ को तो नहीं छू पाए, लेकिन फिर भी 5 लाख करोड़ तक पहुंच गए, लेकिन उसमें 4 साल पुराने थे। अब 2025 से स्थिति बदल गई। इस दौर में यह 2024 के चुनाव के बाद तय किया गया कि अब जो मोनेटाइजेशन होगा, अलग अलग मंत्रालयों के जरिए जो भी काम होना है वो हर क्षेत्र में, वो माइन का क्षेत्र हो, वो पावर सेक्टर का क्षेत्र हो, वह स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, वह शिप्स यानी पोर्ट्स का क्षेत्र हो, वह रेलवे का क्षेत्र हो, जो जहन में आता है सारे मंत्रालयों के जरिए, वो सांस्कृतिक मंत्रालय ही क्यों ना हो, हर मंत्रालय का काम कैसे प्राइवेट सेक्टर के जरिए होगा। और यह आकलन तकरीबन 10 लाख करोड़ का आंका गया। लेकिन अमेरिका के साथ तनातनी, टैरिफ वार को लेकर जियोपॉलिटिक्स का उफान और इन परिस्थितियों में कॉरपोरेट का संकट, जो कि सरकार को मैसेज खुले तौर पर दे रहे हैं कि आप रूबल या येन के जरिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डॉलर तो जरूरत पड़ेगा ही। और अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन हमारी उस इकोनॉमी का क्या होगा जिसके पीछे और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगे हैं। दुनिया के बैंकों से लिया गया कर्ज भी मायने रखता है।
यह तमाम परिस्थिति दरअसल खुले तौर पर दो बातों को दिखलाती है। राजनीति तो स्वदेशी का राग अपना सकती है, लेकिन कॉरपोरेट स्वदेशी का राग तुरंत नहीं अपना पाएगी, और उस ट्रांजैक्शन के पीरियड में इस देश की इकोनॉमी को कौन संभालेगा। दूसरी बात, जो कॉरपोरेट के पीछे स्टेक होते हैं वो दुनिया के बड़े बड़े डेवलप स्टेट के बैंकों द्वारा लिए गए कर्ज की पूंजी भी होती है, और इन्होंने खुद को चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील किया, किसी का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, किसी का दुबई में है, किसी का लंदन में है, किसी का न्यूयॉर्क में है, कैसे चलेंगी चीजें। और यहां तो बात खांटी स्वदेशी की होने लगी है। चिप से लेकर शिप बनाने का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करने लगे हैं, हाथों में स्वदेशी अपनाओ इसका नारा देने लगे हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान अगर होता बीते 11 वर्षों से राजनीतिक तौर पर तो आप नारे लगा सकते हैं, लेकिन यही वो परिस्थिति है जो पहली बार यूनिवर्सिटीज के भीतर छात्रों के सामने, वो स्कॉलरशिप को लेकर हो या पीएचडी करने को मिलने वाले पैसे को लेकर हो, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो पूंजी चाहिए या इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो पूंजी चाहिए, इस देश के भीतर में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जोर शोर से आजमाइश बीते 11 वर्षों में हुई, 2025 में आकर उस पर ब्रेक क्यों लग रहा है। बैंकों का एनपीए कम हुआ नहीं, बैंकों का एनपीए कम रिटर्न ऑफ करने के बाद हुआ, यानी सरकार ने अपनी जेब से पैसा बैंकों को यह कहकर दिया जो वसूलना है वसूल लो, लेकिन किताब को ठीक करो, और किताब को इसलिए ठीक करो क्योंकि अब हम अपनी भागीदारी कम करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर, वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो भारतीय बैंकों में शेयर्स खरीद कर आएंगे, तो जाहिर है वो भारत के बैंकों को ठीक करेंगे। यानी कल तक 2015 में जलान कमेटी बनाई गई थी, डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा बैंकों का लिया जाए। 50,000 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड लेने की स्थिति में पहली बार 2 लाख करोड़ तक डिविडेंड एक साल में लिया गया। लेकिन इस वक्त स्थितियां अनुकूल नहीं है, और स्थितियां नहीं अनुकूल और राजनीति करने की मंशा फिर भी, राजनीति की पटरी पर सत्ता बचाने की मशक्कत फिर भी, और इस देश के भीतर अलग अलग जगहों लोगों का गुस्सा उफान पर। यह ऐसी तस्वीर है जो मौजूदा वक्त में सरकार को चिता रही है या फिर सरकार के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान पैदा कर रही है। दोनों परिस्थितियां इससे पहले 11 बरस में कभी नहीं आई थी। इस वक्त सरकार के सामने उम्मीद और आस से ज्यादा चुनौती और इम्तिहान की घड़ी है। इंतजार कुछ तो कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।